A very good morning to all of you. This is this class is for UG same third, and today's topic is emergence of psychology as an independent science. मतलब साइकोलॉजी कैसे एक इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर उसका उद्भव हुआ या वो कैसे इंडिपेंडेंट साइंस का रूप धारण किया, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी इज़ बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम द फिलोसफी। ये फ़िलोसफ़ी से आया है या फ़िलोसफ़ी के ब्रांच से रिलेट करता है। तो साइकोलॉजी कैसे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर सामने आया, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। History of psychology presents a timeline of some of the most important psychologists, beginning with the early Greek philosophers and extending to the present day. क्या कह रहा है? हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो है ये किस तरीके से सामने आया? इट इज़ द टाइमलाइन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट बिगनिंग विद द अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स, यानी साइकोलॉजी का सबसे पहला बीज या साइकोलॉजी का सबसे पहला पौधा जो है वो ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा रोपा गया था। यानी साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा सबसे पहले लाया गया था। ठीक है। Psychology word is basically come from Greek word psyche, which means soul or mind, and logos means the study of. ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है साइकोलॉजी वर्ड। क्या? साइकी विच मीन्स है सोल, मतलब आत्मा या मन, माइंड जिसको कहते हैं, और लोगोस मीन्स द स्टडी ऑफ। सो बेसिकली इट इज़ द, अगर दोनों वर्ड को हम लोग कंबाइंड करें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड और सोल। ठीक है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज इवॉल्व फ्रॉम फिलोसफी। साइकोलॉजी किससे आया है? तो फिलोसफी से आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिगर आउट कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। The first stones in the foundation of psychology laid by the ancient Greek physician Alcmaeon in 422 BCE to 347 BCE। जो पहला पत्थर या पहला स्टोन हम लोग जो कहते हैं, जो हम लोग गृह प्रवेश या जिसके लिए हम लोग कहते हैं ना घर बनाने के लिए, जो पहला पत्थर जो नींव रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया? दैट इज ग्रीक फिजिशियन जिनका नाम था एल्कमियन। ठीक है। कब? तो 428 BCE टू 347 BCE। ठीक है। ग्रीक साइकोलॉजिस्ट में अरस्तु हैं, प्लेटो है, तो डिफरेंट लोग उस टाइम पे अपना कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में दे रहे थे। ठीक है। प्लेटो क्या कहते हैं? प्रपोज दैट mental life is the function of brain. Other Greek philosophers like Hippocrates, Aristotle contribute in emergence of psychology. प्लेटो ने क्या कहा था? मेंटल लाइफ इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। उन्होंने कहा था, उन्होंने साइकोलॉजी में ब्रेन की बात की थी, मेंटल लाइफ की बात की थी। उसी टाइप से अदर जो फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल, इन्होंने भी साइकोलॉजी को उत्पन्न होने में, इसको विकसित होने में एज ए इंडिपेंडेंट साइंस अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है। इस तरीके से साइकोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था किसके तरफ? तो इंडिपेंडेंट साइंस की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट, at the beginning Greek psychologists like Plato believed that certain kinds of knowledge are innate and inborn. प्लेटो मानते थे कि certain kinds of knowledge are innate and inborn. क्या होता है? कुछ खास प्रकार के जो नॉलेज होते हैं वो क्या होते हैं? इनेट होते हैं, यानी जन्मजात होते हैं। ठीक है। वेर एज एरिस्टोटल बिलीव in nurture side that knowledge is primarily acquired through learning and experiences. वहीं पे एरिस्टोटल मानते थे कि नॉलेज जो है वो किसके द्वारा होता है? तो दैट इज़ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब इन्होंने नॉलेज को इनेट नहीं माना, इन्होंने नॉलेज को इनबॉर्न नहीं माना। ठीक है। इसका मतलब उनके अनुसार जो माइंड से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं या सोल से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, प्लेटो के अनुसार क्या था? वो इनबॉर्न था।
लेकिन एरिस्टोटल के अनुसार क्या था, ये लर्न था, इसको हम लोग एक्वायर करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। प्लेटो वॉज इंटरेस्टेड टू नो द रोल ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब ग्रीक साइकोलॉजिस्ट जब साइकोलॉजी को लेके बात कर रहे हैं तो वो तरह तरह की चीज़ों को लेके इंटरेस्टेड है, तरह तरह की चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं। तो प्लेटो वॉज इंटरेस्टेड टू नो द रोल ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर से रिलेटेड वो बात पे उन्होंने इंटरेस्ट अपना दिखाया। सो ही वॉज द प्रोजिनेटर ऑफ डुअलिज्म इन साइकोलॉजी। वो डुअलिज्म के कंसेप्ट को लाए। डुअलिज्म क्या है ये एक बार देख लो कि डुअलिज्म और मोनिज्म ये दो कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा जानना होगा। DUALISM, डुअलिज्म एंड मोनिज्म। डुअलिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है, माइंड एंड बॉडी आर डिस्टिंक्ट, मतलब एक इन्होंने सोल और माइंड इन दोनों की बात की, जो एग्जिस्ट करता है सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। जबकि मोनिज्म बात करता है माइंड एंड बॉडी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। ये क्या बोलता है, माइंड एंड बॉडी आर manifestations of a single substance। देखो डुअलिज्म क्या बोलता है, जो सोल और जो माइंड है ये हमारे बॉडी से अलग है। इन्होंने सोल और माइंड को दो कंसेप्ट में बांटा और इन्होंने कहा किसी इंसान में सोल यानी आत्मा और मन दो अलग अलग तौर पर इंसान के शरीर में मौजूद होता है, ठीक है। जबकि मोनिज्म कहता है कि माइंड और बॉडी जो है, इन्होंने सोल की बात नहीं की, इनके अनुसार सोल और माइंड दोनों एक ही चीज़ है। तो इन्होंने कहा माइंड और बॉडी जो है दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। तो डुअलिज्म में सोल और माइंड को अलग अलग सब्सटेंस के तौर पर देखा गया जो किसी के शरीर में होता है, यानी सोल और माइंड ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन बॉडी जो है दैट इज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म। लेकिन मोनिज्म कहता है कि माइंड और सोल एक ही चीज़ है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, ये अलग कुछ नहीं है। हाँ, बॉडी जो है उसको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, लेकिन माइंड जो है दैट इट कांट बी डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड। ओके, तो प्लेटो जो है सबसे पहले डुअलिज्म के कंसेप्ट पे इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है। ही वॉज फाउंड दैट ब्रेन कंट्रोल्स आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। उन्होंने पाया कि ब्रेन जो है हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, in 1596 there was entry of French philosopher René Descartes। रेने डिकार्ड्स आए उस टाइम और वो एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। उन्होंने ये प्लेटो के कंसेप्ट पे ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि उन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन माइंड और बॉडी के बीच के रिलेशनशिप को उन्होंने बताया। Descartes believed in the principle of dualism that the mind is fundamentally different from the mechanical body। Descartes ये चीज़ मानते थे, उन्होंने डुअलिज्म के प्रिंसिपल को भी माना और उन्होंने ये कहा कि माइंड जो है ये मैकेनिकल बॉडी से अलग होता है, यानी सोल और माइंड जो है ये फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी बॉडी से अलग होता है, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं कि मन, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा सब एक होता है, इसको इन लोगों ने प्लेटो, डेकार्ट्स ने अलग किया। He believed that mind controls the body with the pineal gland in the brain। He also believed the existence of innate natural abilities। इन्होंने प्लेटो के इस कंसेप्ट को लाया कि जो भी एग्जिस्टेंस है
वो जो भी बिहेवियर है या जो माइंड बॉडी का कंसेप्ट है, जो डुअलिज्म का कंसेप्ट है, ये क्या है, इनेट है। इसको हम एक्वायर्ड, इसको हम लर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीक साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी के कंसेप्ट को लाया, उसमें एरिस्टोटल, प्लेटो ने अपने अपने कंसेप्ट को लाया। प्लेटो ने जब डुअलिज्म में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया तो रेने डेकार्ड्स ने डुअलिज्म के कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अब आगे है कि माइंड इज अ सोर्स ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एंड बॉडी इज अ स्ट्रक्चर टू बी स्टडीड। ओके, आफ्टर दैट टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स had an impact on the emergence of psychology. One was phrenology and the second was psychophysics. मतलब जब प्लेटो ने अपने कंसेप्ट को दे दिया, जब डेकार्ड्स ने अपने डुअलिज्म को कंसेप्ट को दिया, इसके बाद साइकोलॉजी थोड़ा आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसमें दो नए कंसेप्ट आए, यानी ग्रीक के कंसेप्ट से आगे बढ़कर दो और कंसेप्ट सामने आए। पहला था फेर्नोलॉजी और सेकेंड था साइकोफिजिक्स। फेर्नोलॉजी वॉज वन ऑफ द अप्रोच टू द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। ये भी बेसिकली माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे ही फोकस्ड किए थे, विच इज एक्सप्लोर बाय फ्रैंक जोसेफ। The basis tenet of phrenology is to understand someone's personality by interpreting the brain. तो इन्होंने भी इसी चीज़ पे फोकस किया कि किसी पर्सन के पर्सनालिटी को समझने के लिए उसके ब्रेन को समझना, उसके ब्रेन को इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है। तो ये फेनोलॉजी का कंसेप्ट था साइकोलॉजी से रिलेटेड। उन्होंने कहा साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी इज़ द माइंड बॉडी प्रॉब्लम, आइदर इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवंस पर्सनालिटी बाय इंटरप्रिटिंग द ब्रेन। तो बेसिकली स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग स्टेज में साइकोलॉजी के बारे में जो कंसेप्ट था, ये माइंड बॉडी सोल इसी में राउंड कर रहा था, इसी में घूम रहा था कि माइंड क्या है, सोल क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, सोल क्या है, बॉडी। इसके आगे वो लोग नहीं सोच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ये आगे बढ़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोफिजिक्स कंट्रीब्यूट सम इम्पॉर्टेंट आइडियाज टू इमर्ज साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस। साइकोफिजिक्स जो है कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिए जिसके आधार पर साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में उभरना शुरू किया। साइकोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल इवेंट्स एंड फिजिकल इवेंट्स। साइकोफिजिक्स क्या है, साइकोलॉजिकल इवेंट्स और फिजिकल इवेंट्स के बीच का इंटरैक्शन है। मतलब हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है विच इज़ अ फिजिकली एग्जिस्ट, तब हम उसके प्रति साइकोलॉजी एक रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन है ये साइकोफिजिक्स के अंतर्गत स्टडी किया जाता था या है। एट द टाइम देयर वर इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट साइकोफिजिक्स हेल्महोल्ट्ज, वेबर, फिकनर डिड लॉट्स ऑफ वर्क इन दिस फील्ड। आप लोग वेबर, फिकनर जैसे डिफरेंस लाइमन, देन वेवर्स का जो लॉ है, फिकनर्स का लॉ, इस पर आप लोग कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द साइकोफिजिक्स, ठीक है। तो साइकोफिजिक्स क्या क्या, ये इन्होंने ये इस ब्रांच के आधार पर ही बहुत सारे कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में किए, जिसके आधार पर साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के तौर पर आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ग्रेजुअली एट द साइंटिफिक आउटलुक वॉज डेवलप्ड, philosophy started losing its prominence, then psychology was defined as the study of mind। यानी जब ये आत्मा, मन, बॉडी से कंसेप्ट से धीरे धीरे बाहर आने लगा तो साइकोलॉजी क्या है, फिलोसफी से दूर होने लगा। क्योंकि ग्रीक फिलोसोफर्स ने सबसे पहले साइकोलॉजी का कंसेप्ट लाया, तो वो साइकोलॉजी को फिलोसफी के एस्पेक्ट पे ही डिफाइन कर रहे थे। वो साइकोलॉजी को फिलोसफी के एस्पेक्ट पे ही उसमें उसके कंट्रीब्यूशन या उसमें कुछ नए डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन साइकोलॉजी अब धीरे धीरे फिलोसफी से बाहर आ रहा था। साइकोलॉजी धीरे धीरे अपना एक न्यू इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर उभर रहा था। तो धीरे धीरे कोई चीज़ आगे बढ़ता है, पहले लोग उसके बारे में कुछ अपना मत ओपिनियन रखते हैं, देन कुछ नए लोग आते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, फिर कुछ और लोग आते हैं, फिर उसमें चेंजेस करते हैं। तो धीरे धीरे वो अपना ट्रैक क्या होता है, बदलता चला जाता है। देन psychology came into being as a scientific discipline by the establishment of first institute of psychology in 1879 at Leipzig in Germany by Wilhelm Wundt। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1879 में लिप्जिग, मतलब जर्मनी के लिप्जिग में जब उन्होंने सबसे पहला लेबोरेटरी बनाया, वो दैट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी।
और इसी टाइम पे ऊंट वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेपरेटेड द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम द फिलोसफी डिपार्टमेंट। इसी टाइम पे ऊंट ने क्या किया, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को फिलोसफी डिपार्टमेंट से अलग किया। यानी उन्होंने साइकोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन, एक अलग साइंस का दर्जा दिया, जो अपना इंडिपेंडेंट क्या रखता था, एग्जिस्टेंस रखता था। ठीक है। Wundt was interested in studying the mind and conscious experience and used introspective method to analyze person's own feelings and thoughts. ऊंट किस पे इंटरेस्ट थे? ऊंट बेसिकली किसी इंसान के माइंड, उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे, और इसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को इम्पॉर्टेंट माना, क्योंकि इसी के आधार पर किसी पर्सन के फीलिंग्स, उसके थॉट्स को जाना जा सकता था। ठीक है। तो उनके कंट्रीब्यूशन का आप पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द इमरजेंस, यानी साइकोलॉजी कैसे उत्पन्न हुआ, साइकोलॉजी वर्ड, साइकोलॉजी के बारे में किसने बात की, फिर ये कैसे कैसे धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर उभरा। ठीक है। नेक्स्ट, तो बेसिकली दिस इज द इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। जब ऊंट पे आके स्टॉप होता है, यानी ऊंट ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर स्थापित किया। ठीक है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस। मतलब ऊंट ने स्ट्रक्चरलिज्म के कंसेप्ट को लाया, देन फंक्शनलिज्म, देन बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, दैट इज द डेवलपमेंट। कैसे कैसे साइकोलॉजी फिर डेवलप होते चला गया एज ए इंडिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट इज द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ द इमर्जेंस प्रोसेस, तो आपको यहाँ तक बताना है, तो दैट इज़ द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई और वो कैसे एक इंडिपेंडेंट ब्रांच में आकर अपने आप को स्टेबल किया। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में आकर स्टेबल कहाँ पे हुआ? जब ऊंट ने 1879 में उसका एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी, एक साइंटिफिक लेबोरेटरी, यानी उसको फिलोसफी के डिपार्टमेंट से बाहर निकाले। ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। और लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस, इधर इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके गाइज।